इस प्रोग्राम को देखते हैं कि ये किस तरह से जो वो उसने बनाया है, क्या वो जो वो परफॉर्म करना चाहता है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें उसने एक तो पेजेस का कहा है कि एक किताब है और उसके टोटल कितने पेजेस हैं जी। फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट करता हूँ, मैं यहाँ पर 50 वैल्यू इनपुट करता हूँ कि हमारे पास एक किताब है, उसकी टोटल कितने पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं। फिर आगे वो कहता है कि हाउ मैनी पेजेस यू रीड डेली। तो दूसरा जो वेरिएबल है वो पेजेस डेली के नाम का वेरिएबल है कि कितने पेजेस रोज़ के रोज़ रीड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 2 पेजेस जो वो रोज़ के रोज़ रीड करता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी डेज यू रीड द बुक। तो कितने दिन जो वो आपको हो गए हैं वो किताब को रीड करते हुए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कहता हूँ कि हमें अगर 10 दिन हो गए हैं वो किताब रीड करते हुए, तो उसने आपको नेक्स्ट ये बताया है कि कितने पेजेस एक्चुअली कंप्लीट किए हैं आपने। ये जो कंप्लीटेड है इसमें उसने बताया कि कितने दिन में डेली पेजेस आपने रीड किए। इसका मतलब डेली पेजेस में 2 है वैल्यू और डेज के अंदर कितनी है 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 10 दिनों में अगर आप रोज़ के रोज़ 2 पेजेस पढ़ते हैं तो कितने पेजेस आपके कंप्लीट हुए, 20 हो गए ना कंप्लीट। भाई 10 दिन आप एक किताब पढ़ते हैं और रोज़ उस किताब के 2 पेजेस आप पढ़ते हैं, तो जाहिर है 10 दिनों में फिर अगर एक दिन में 2 पेज पढ़ते हैं तो 10 दिनों में कितने पेजेस कंप्लीट होंगे, 20 पेजेस ही कंप्लीट होंगे ना। तो ये उसने ये फार्मूला लगाया कि अभी तक आप 10 दिन हो गए आपको वो किताब रीड करते हुए और कितने आपने कंप्लीट किए, आपने 20 पेजेस जो वो कंप्लीट किए। और रिमेनिंग पेजेस कहाँ से पता चलेगा कि इन पेजेस को आप कंप्लीटेड में से माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग पेजेस आ जाएंगे। यानी 50 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हमारी जो वो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी जी। समझ आइए आप वो एक्चुअली क्या जो वो आपको क्या जो वो समझ आ गई सबको इसकी। थोड़ा सी जो स्टेटमेंट थी वो कंफ्यूजिंग थी, लेकिन यहाँ से जो पता चल जाता है कि किस तरह से जो एक्चुअली वो ये चाहता था कि कितने दिन आपको हो गए हैं और कितने जो वो कितने पेजेस जो वो आपके रह गए हैं। उसके बाद आ जाता जी कि ट्रैवल करने का, ये मैंने आपको कल समझाया था कि 1 लीटर के अंदर 5.3 माइल्स जो वो आप डिस्टेंस कवर करते हैं, एक व्हीकल है, तो कितना जो वो आपने फ्यूल उसमें जो वो कितने लीटर जो वो आपने डलवाया और कितना जो वो उस फ्यूल के अंदर कितना जो वो ट्रैवल करेगी। तो जब हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर 5.3 माइल्स जो वो कवर करती है, तो अगर मैं 5 लीटर डलवाता हूँ तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5.3 के साथ, तो उतना डिस्टेंस जो वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये देखें कि उसने पूछा था कि इनपुट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड फी पर स्टूडेंट। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो उसको बता दें इतने हैं और उसकी फ़ी बता दें कि पर हेड जो वो इतनी फ़ी है। तो ये मल्टीप्लाई करके तो आपको टोटल फ़ी जो कैलकुलेट कर देगा। फिर उसके बाद 11 ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का प्रोग्राम था जी। मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा।
तो जो ऊपर वाला प्रोग्राम है ना उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है लॉन्ग टोटल, तो ये अगर इसमें डालिए तो लिखा है, ये लॉन्ग टोटल लिखा है ठीक है। Input total number of student in a class and fee per student. Display the total fee collected from the class. पहले स्टेटमेंट में नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ लॉन्ग टोटल। लॉन्ग टोटल, अच्छा ये एक्चुअली ये हमारे पास डेटा टाइप है। जिस तरह से इंटीजर है ना वैसे ही लॉन्ग भी एक डेटा टाइप है। मैं आपको आज एक चार्ट जो भेज दूंगा उसमें सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक और फ्लोट, उन सारों की एक्सप्लेनेशन होगी। तो उसमें आपको जो वो पता चल जाएगा कि इंट कितनी रेंज के अंदर अंदर हो तो हम इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग कितनी रेंज में हो तो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह से जो फ्लोट है उसके लिए रेंज जो कितनी हो तो उसको जो हो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उस टेबल के अंदर वो सारा कुछ लिखा हुआ होगा, वो मैं आपको भेज दूँगा। आप यूँ ही समझ लें कि जिस तरह से हमारे पास है ना इंटीजर है, इंटीजर है जिस तरह से, तो जो हमारे पास इंटीजर है ना इसकी रेंज है हमारे पास। एक तो ये कि ये इशारे के बगैर वैल्यू स्टोर करती है और दूसरा -32,768 से लेकर +32,767 तक वैल्यू को ये अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसी तरह से जो लॉन्ग है उसकी जो रेंज है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इंटीजर और लॉन्ग दोनों बगैर पॉइंट के वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। इसकी रेंज है इतनी रेंज। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इंट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ -32,000 से लेकर +32,000 तक रहनी होती हैं। और लॉन्ग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी ये 32,000 से ज़्यादा अगर आपने स्टोर करना है और वो पॉइंट के अंदर स्टोर नहीं करना तो फिर आपके पास ये रेंज है जिसको पढ़ना भी मुश्किल है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम वैल्यूज़ लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों को इंटीजर लिया गया और जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिया गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इंटीजर ही रहना है और उनकी फ़ी कितनी है वो भी हमने इंटीजर ही जो वो इनपुट करनी है। तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आना है, चूँकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसलिए रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। तो इसलिए हमने इसको इंटीजर लेने के बजाय लॉन्ग डिक्लेयर कर लिया। फिर इसी तरह से अगर हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप हो तो उसके अंदर जो रेंज होती है वो 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻+,
38 तक होती है। ठीक है, ये इसकी पावर है, बेसिकली इसकी पावर है, ये जो 10 रेज़ टू पावर मैंने किया हुआ। और जो डबल है उसके अंदर इसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ जाती है। 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -308 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 308 तक स्टोर होती है। अब ये आप ज़हन नशीन कर लें कि इंटीजर और लॉन्ग दोनों बगैर इशारे के वैल्यू को स्टोर करती हैं, और जो फ्लोट है और डबल है ये दोनों इशारे वाली वैल्यूज़ को स्टोर करती हैं। फ्लोट जो है वो कम रेंज के लिए है, डबल जो है वो उससे ज़्यादा रेंज के लिए है। इंटीजर कम रेंज के लिए है और लॉन्ग जो है वो उससे ज़्यादा रेंज के लिए। जी ये समझ आ गया। मैं ये इसका टेबल भी आपको भेज दूँगा, उसमें ज़्यादा जो है वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अब किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दे कि यहाँ पर लॉन्ग क्यों यूज़ किया गया। हाँ जी, नहीं लॉन्ग की जगह डबल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना वो दोनों इंटीजर हैं। उन जब दो इंटीजर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जवाब जो है वो इंटीजर ही आएगा। जो फी होती है वो पॉइंट्स के अंदर तो नहीं ना होती है, वो तो जो वो ग्राउंड फिगर के अंदर होती है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पॉइंट्स के अंदर नहीं होते। तो इसलिए जब हमने दोनों इंटीजर जो वो ले लिए और इन्होंने मल्टीप्लाई होना है तो फिर जवाब भी जो वो इंटीजर फॉर्म के अंदर ही मिलना है, फिर उसको फ्लोट के अंदर लेने का कोई मकसद नहीं बनता। अगर हमारे पास यूँ होता है कि एक जो है वो इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि जो फ़ी है, अब देखिए ना फ़ी पॉइंट्स के अंदर नहीं ना होती, तो अगर इन केस फ़ी पॉइंट्स के अंदर होती तो फिर मुझे फ़ी को जो वो फ्लोट रखना था, तो फिर मैं यहाँ पर लॉन्ग की बजाय जो वो डबल ले सकता था। तो जब रिज़ल्ट हमारा पॉइंट के अंदर नहीं जनरेट होना तो फिर हमने उसको रिज़ल्ट को फ्लोट के अंदर या डबल के अंदर नहीं रखना। जी नेक्स्ट आगे ताहिर पूछने लगा था कोई क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। ये अगेन वही है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर जो कन्वर्ट किया है और उसको जो वो, अच्छा मुझे सबूर ने एक प्रोग्राम भेजा था जिसमें वो ये कह रहा था कि ये जवाब जो वो इसका ज़ीरो कैलकुलेट हो रहा है, तो आप उसमें इस तरह से कर लें कि या तो आप 5 डिवाइडेड बाई जो 9 आपने किया है और इसके गिर्द आपने पैरेंथेसिस लगाई हुई थी, आप 5 डिवाइडेड बाई 9, वैसे प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, उसको कैलकुलेट करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आप वो जो है वो किस पे आप डेव पे कर रहे थे? डेव पे कर रहे थे। तो आप ऐसा करें कि वही प्रोग्राम टर्बो सी अगर आपके पास है तो उसमें करके देखें। उसने जो हेब ने मुझे प्रोग्राम भेजा है, उसने बड़ी अच्छी फाइल जो वो जनरेट की हुई है। उसने टर्बो सी के एडिटर में सेम यही जो वर्किंग किया है, लेकिन उसने 5.0 डिवाइड बाई 9.0 करने के बजाय उसने इनका रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा है, यानी 5 डिवाइड बाई 9 का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट उसने यहाँ पर लिखा और फिर मल्टीप्लिकेशन किया। आप यहाँ पर रिज़ल्ट लिख के, यानी 5 डिवाइड बाई 9 का जो रिज़ल्ट आता है पॉइंट में, उसको लिख के तो फिर देखेंगे कि आप फिर भी ये जो वो रिज़ल्ट जनरेट नहीं करता। ना हुआ तो फिर मैं खुद जो वो करके देखूंगा। वैसे इस तरह भी इसको रिज़ल्ट जनरेट करना चाहिए, इस तरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसे ही हो गया सर, मेरा तो
कंपाइलर का कोई मसला तो नहीं है? कंपाइलर का भी थोड़ा जो वो इशू आ सकता है, कंपाइलर का इशू थोड़ा आ सकता है। मेरे पास डेव है, मैं इसको ट्राई करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या जो वो इस तरह से होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाता है तो फिर हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो नहीं हो रहा। ठीक है जी जी। सर मेरा भी जो था ये आ रहा था, 0 आ रहा था। फिर जब मैंने ऊपर देखा था कि मैंने डिक्लेयर ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को फ्लोट किया। हाँ जी। फिर मैंने 5 के साथ जो है ना इंटीजर ये 0 लगा दिया, 0 लगा के 0.0 लगाया, तो फिर जाके शायद इन्होंने मुझे एक्यूरेट जो है ना रिजल्ट शो करवाया। असल में पता क्या, जो सी के कुछ जो कंपाइलर्स हैं ना वो ये डिमांड करते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके अंदर सबकी सेम डाटा टाइप हो, सबकी सेम डाटा टाइप हो, ये वेरिएबल है इसकी भी सेम हो, ये हो तो इसकी भी सेम होनी चाहिए। तो अदरवाइज जो है ना वो 0 अब क्यों जनरेट करता है मैं आपको बताता हूँ। आपने 5 डिवाइडेड बाई 9 किया ना, तो इसका जो रिज़ल्ट वो यहाँ पर दे रहा है ना वो आपको 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने 5 इंटीजर रखा और 9 आपने इंटीजर रखा, और उसूली तौर पे जो रिज़ल्ट जनरेट होना चाहिए वो भी क्या जनरेट होना चाहिए, इंटीजर जनरेट होना चाहिए। समझ गए बात? तो फ्लोट रखा नहीं 5 डिवाइडेड बाई 9 आपने किया ना यहाँ पर जी। तो देखे ना 5 जो है 5 तो इंटीजर है ना, जब आप यूं लिखते हैं ना 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आना है वो इंटीजर में आना है। हमारे पास जो 5 डिवाइडेड बाई 9 का रिजल्ट आता है वो 0 पॉइंट समथिंग जो वो आता है जी, वो आता है 0.557 कह लें। अब उसने तो आपने जो एक्सप्रेशन उसको दिया है वो इंटीजर दिया है, तो रिजल्ट फिर इतना रहेगा ना, पॉइंट के बाद वाला तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। अगर आप यूं करेंगे 5.0 और फिर 9.0 तो फिर वो समझेगा कि ये फ्लोट के अंदर है, तो मैंने रिजल्ट भी जो वो इस तरह का जनरेट करना है। तो इसलिए चूंकि मैंने आपको ये प्रॉब्लम पहले बताया था कि ये जो इसका है ना कंपाइलर इसका, वो ये डिमांड करता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो ना वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। अगर फ्लोट है तो रिजल्ट भी फ्लोट में जनरेट करना है उसने, अगर इंटीजर है तो रिजल्ट भी उसने इंटीजर में जनरेट करना है। तो आपने वो सी लैंग्वेज के अंदर टाइप कास्टिंग जो वो पढ़ी थी आगे जाके, जिसके अंदर हम इंटीजर को पहले फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करते थे और फिर जो रिज़ल्ट होता था वो पूरा फ्लोट के अंदर आता था। मैंने वो टाइप कास्टिंग वगैरह नहीं करवाई, तो इसलिए यहाँ पर उसने 5.0 डिवाइड बाई 9.0 और जो ऊपर वाला प्रोग्राम था उसने 4.0, इसीलिए जो उसने यहाँ पर किया हुआ था। तो आप इस तरह से करके देखें, ये रिज़ल्ट जनरेट कर देगा इस तरह से। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम था इसमें 1 2 3 ये जो उसने लिया हुआ है, उसने कहा था कि आपने एक नंबर इनपुट करना है, और वो नंबर किस तरह से इनपुट होना था, वो नंबर इस तरह से इनपुट होना था। मिसाल के तौर पे 567 अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो वो आपको रिजल्ट क्या देता, 5 6 और 7, ये आपको उसने रिजल्ट, यानी उसने इस नंबर को जो वो अलहदा करना था। आपने यहाँ पर इनपुट अलहदा परफॉर्म नहीं थी करनी, ठीक है। आपने ये नहीं था करना कि आप एक लाइन पे जो वो 5 एंटर कर दें, दूसरी के ऊपर जो वो 6 एंटर कर दें, तीसरी के ऊपर 7 एंटर कर दें, इस तरह नहीं करना था। आपने एक नंबर एंटर करना था जो कि 3 डिजिट्स का होना था, और फिर प्रोग्राम ने क्या करना था कि उसको सेपरेट कर देना था। ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी करवाया था जो कि इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर करता था। अब आपने रिवर्स ऑर्डर के अंदर नहीं करना था, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि उसको उसी ऑर्डर के अंदर प्रिंट आउट कर देना था। तो ये देखें कि एंटर 3 डिजिट्स नंबर, आपने नंबर इनपुट किया और उसके बाद फिर आपने डिवाइड और मॉडुलस जो वो करते गए, 100 से आपने स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया था कि 10 तक आपने जाना है। और हमने उस प्रोग्राम के अंदर क्या किया था कि हमने पहले जो वो n की वैल्यू को स्टोर किया था, फिर b की वैल्यू को स्टोर किया था, फिर a की वैल्यू को स्टोर किया था।
लेकिन यहाँ पर ए बी और सी उसी सीक्वेंस के साथ उसने जो है वैल्यूज़ स्टोर करके तो उसने रिजल्ट हमें शो करवा दिया। जी समझ आई आपको इसकी? अगर किसी को नहीं आई तो वो मेरे से पूछ ले। सर जी जी रिवर्स करना होता तो सी आउट की जगह ए की जगह सी। हाँ जी बिल्कुल, सी बी और ए जो वो आपने लिखना है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उसने एंड लाइन भी यूज़ किया है। अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट करना होता तो आप ये सिंपली इस तरह से लिखते सी बी और फिर ए, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट हो जाना था, इकट्ठा नंबर प्रिंट आउट हो जाना था। 1 2 3 करते तो 3 2 1 प्रिंट आउट हो जाना था। लेकिन उसने यहाँ पर एंड लाइन यूज़ किया क्योंकि उसने अलग-अलग लाइन पे अपनी आउटपुट को प्रिंट आउट करना था। उसके बाद ये एक ही लाइन के अंदर देख लें उसने स्पेस दे ली है। आपको मैंने बताया था /t भी आप यूज़ कर सकते हैं, /t यूज फॉर टैब। और फिर उसके बाद ये वॉल्यूम, उसका तो फार्मूला उसने सारा कुछ गिवन था, आपने लेंथ एंटर करनी थी, विड्थ एंटर करनी थी, हाइट एंटर करनी थी, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसने v की वैल्यू प्रिंट आउट कर देनी थी। उसके बाद जी ये प्रोग्राम किसी का नहीं हुआ तो पूछ ले मेरे से, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखें मैंने आपको ये फार्मूला किसी और तरीके से करवाया था। यहाँ पर इसने पावर का फंक्शन यूज़ किया, जिस तरह स्क्वायर रूट का फंक्शन है ना, और स्क्वायर रूट के लिए math.h यानी मैथमेटिकल जो हमारे फंक्शंस हैं उनके लिए हम math.h हेडर फाइल जो वो अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर पावर का फंक्शन है। पावर का फंक्शन भी जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर उसने पावर का फंक्शन क्यों कैलकुलेट किया है? यहाँ पर तो नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, x1 मल्टीप्लाई माइनस x2, फार्मूला भी गलत लगाया हुआ इसने। आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो मैंने आपको फार्मूला बताया था आपने वही यूज़ करना है, ये सही नहीं है। मैंने आपको बताया था SQRT और फिर मैंने बताया था कि x2 माइनस x1 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 और एक्सपोनेंट 2। तो ये फार्मूला आपने लिखना है। ये फार्मूला उसने गलत जो हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ पर इसको नहीं आपने इस्तेमाल करना। एक तो x1 माइनस x2 लिखा हुआ है, यहाँ पर फार्मूले में x2 माइनस x1 है। तो अगर x2 की वैल्यू जो बड़ी होगी, x1 की वैल्यू छोटी होगी, तो जो है वो फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम जनरेट होगी। वैसे जब हम स्केल लेते हैं तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में आ जाती है, लेकिन ये आपके लिहाज से ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। फिर उसने यहाँ पर जो वो ये 0.5 जो लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन होगी। बेसिकली ये जो 0.5 है ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए होता है कि आप अगर इसका जो यहाँ पर SQRT नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पर एक्सपोनेंट 0.5 कर दें, यानी ये इस होल का क्या होगा, रिजल्ट जनरेट किया जाएगा और उसकी पावर 0.5 कैलकुलेट कर दी जाएगी। अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1.2 होती है ना, तो 1 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं जवाब 0.5 आता है। तो बेसिकली उसने ये पावर का फंक्शन लगाया है। आप पावर का फंक्शन लगाने के बजाय यही जो सिंपल सा जो फार्मूला है उसी को आप यूज़ कर लें, SQRT का फंक्शन यूज़ करें और आप इसको इस्तेमाल कर लें।
जो पावर का फंक्शन है वो बेसिकली होता है कि आप उसको बताएं एक नंबर और उसकी पावर बता दें तो ये उसका पावर कैलकुलेट कर देते हैं। आप एहतियातन ये भी जो जहन में रखें कि अगर वो कहता है कि ये पावर का फंक्शन लगाएं और फिर पावर जो हो उसकी कैलकुलेट करने के लिए पावर का फंक्शन यूज़ करें, तो ये आपका पहला नंबर होता है और ये उसकी पावर होती है। बेसिकली ये जो इतना काम उसने किया ना x1 माइनस x2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसने कैलकुलेट किया है ये वाली चीज़। और फिर ये जो अंडर रूट थी, अंडर रूट की बजाय उसने यहाँ पर ये उसकी पावर बता दी 0.5। जी समझ आई उसने ये फार्मूला क्यों लगाया? जी सर। किसको नहीं समझ आई? तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस तरह से यूज़ कर लें, चाहे तो आप इस तरह से यूज़ कर लें। ये ज़रा फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए आप सिंपल जो है उसी को यूज़ कर सकते हैं। परसेंट, ये सेट परसेंट वगैरह आपने नहीं करनी, आप इसको छोड़ दें, इसके बगैर ही प्रिंट आउट करवाएं। उसके बाद जनाब ये था कि अगर आप 3 नंबर्स एंटर करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है ये गलत है। आपको मैंने 2 नंबर्स को बताया था कि अगर आप 2 नंबर्स हैं आपके पास, अगर आप उसको करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, तो वो हमने किया था थर्ड वेरिएबल के साथ और फिर हमने किया कि बगैर थर्ड वेरिएबल के। तो ये सिंपल जो वो मैथमेटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने ये मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशंस हैं, एक्स वाई और जी को जो वो जमा कर लिया एक्स के अंदर, फिर उसके बाद एक्स माइनस वाई माइनस जी जो वो कर लिया वाई के अंदर, फिर अगेन एक्स माइनस वाई माइनस जी कर लिया जी के अंदर, और अगेन फिर एक्स माइनस वाई माइनस जी कर लिया एक्स के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो जाएंगी। ठीक है जी, ये करके देख लीजिएगा, इसमें कोई जो मुश्किल चीज़ नहीं है। सर जी सी आउट के ऊपर एक्स वाला सी आउट के ऊपर, यस सर, यहाँ पर नीचे वाला सी आउट पे, ये ऊपर वाला, ये इससे ऊपर वाली लाइन पे, इससे ऊपर ये क्यों किया सर? बच्चे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आप एक मैथ की लॉजिक समझ लें कि अगर आपने इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है तो फिर आप पहले इन तीनों को जमा करके एक्स के अंदर स्टोर कर दें, फिर x में से y और z की वैल्यू जो वो माइनस कर दें, तो वो एक्चुअली y की वैल्यू होगी। फिर अगेन जो आपके पास रिजल्ट है, अगेन उसके अंदर से y और z की वैल्यू जो माइनस कर देंगे तो वो z की वैल्यू जो वो चली जाएगी। तो एक्चुअली इसके अंदर होना ये है, फर्ज कर लें कि x के अंदर 2 है, y के अंदर 4 है और z के अंदर 6 है। तो x किसके बराबर है? 2 + 4 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। ये यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, जब हम इन तीनों को जमा करेंगे। उसके बाद y किसके बराबर है? x माइनस वाई माइनस z। तो y और z की वैल्यूज क्या हैं? 10 है, 10 में से 12 माइनस होगा, क्योंकि देखिए x की वैल्यू अब 12 है ना, x माइनस वाई माइनस z होगा ना यहाँ पर। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? x की वैल्यू तो अब 12 है, 12 माइनस 4 माइनस 6, तो क्या जवाब आ गया? y के अंदर 2 आ गया ना जवाब। तो देखें x की वैल्यू y के अंदर चली जाएगी, y की वैल्यू z के अंदर चली जाएगी और z की वैल्यू x के अंदर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। उसके बाद देखें फिर z के अंदर क्या किया है? z इक्वल टू अगेन x माइनस वाई माइनस z। तो z इक्वल टू, अब देखें x के अंदर क्या है? x के अंदर तो 12 ही है, माइनस y के अंदर क्या है? अब y के अंदर 2 है, 4 तो नहीं ना, y के अंदर तो अब 2 है, 2 माइनस, और फिर इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? z की वैल्यू 6 है।
तो जी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 4। वही हो गया ना कि 2 जो वाई के अंदर चली गई, 4 जो वो जी के अंदर आ गई, और आप 6 किसके अंदर जाना है, वो एक्स के अंदर जाना है। एक्स इक्वल टू अगेन एक्स माइनस वाई माइनस जी, तो 12 माइनस 2 माइनस 4, तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर 6 आ गया। तो ये देखें, ये एक्स वाई और जी की वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई। तो ये मैथमेटिकल जो वो लॉजिक जो वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी थी कि बगैर अगर थर्ड वेरिएबल के हम अगर वैल्यूज़ को स्वैप करना चाहते हैं तो हम फिर इस लॉजिक के थ्रू जो वो वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। यही लॉजिक हमने जो 2 वेरिएबल्स के वक्त भी जो वो हमने यूज़ की थी। उसके बाद 17 है जी, फिर ये रेडियस और उसका एंगल जो वो आपने लेना था और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना था, तो उसकी जो लेंथ थी वो उसने जो कैलकुलेट कर देनी थी। ये फार्मूला वैसे भी गिवन था कि लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स थे। पॉइंट आपको पता है कि 1 पॉइंट जो वो किसके बराबर होता है, 1 kg 1 किलो जो है वो 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है। तो वो कहते हैं कि आप नंबर ऑफ पाउंड्स जो वो एंटर करें तो वो उसको किलोग्राम के अंदर जो वो बताएगा कि ये कितने किलोग्राम के इक्वल है। तो आप सिंपली पाउंड को जब इससे डिवाइड करना है तो उसने आपको किलोग्राम की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी थी। फिर उसके बाद 19 के बाद जो है वो ये, हाँ जी, डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से आएगा। देखे ना, 1 kg किसके बराबर होता है, 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है। ठीक है जी सर। तो अब आपने वैल्यू उसको किलो के अंदर नहीं देनी है, आपने पाउंड्स के अंदर वैल्यू देनी है। जी सर, ठीक है। पाउंड्स के अंदर जब उसने कहा पाउंड से यूजर से लें और उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो 1 किलोग्राम 2 पाउंड के बराबर होता है ना। इसमें देखें कि जो 1 के है वो किसके बराबर होता है, 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है। तो मैं अगर कहता हूँ कि मैंने 4 पाउंड्स को जो वो कन्वर्ट करना है किलोग्राम के अंदर, तो आप 4 को क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे ना 2.205 से। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4 डिवाइड बाई 2 क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 2.205 जो पाउंड्स होते हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम के अंदर जो कन्वर्जन करेगा। या अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप पाउंड्स को, ये देखें 1 पाउंड इक्वल टू 0.453592 kg के बराबर होता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना तो फिर आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आप किलोग्राम के अंदर लेते हैं। अगर पाउंड्स में आपने वैल्यूज़ दी है तो फिर आप उसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर पाउंड से यहाँ तो डिवाइड कर लें कि इतने पाउंड जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो वो फिर उतने जो वो किलोग्राम आपको शो करवाते रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये उसने डिवीजन की है, डिवीजन ही होनी है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप किलोग्राम की इस वैल्यू को जो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो पाउंड्स के अंदर आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो कहता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये फार्मूला मैंने कल जो शेयर कर दिया था, ये r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जो इसका फार्मूला था, तो r स्क्वायर की बजाय यहाँ पर r मल्टीप्लाई r लिखा गया है। आपने रेडियस भी एंटर करना है, आपने थीटा यानी एंगल भी जो है एंटर करना है, और उसके बाद ये फार्मूला जो कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट शो करवा दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपने लॉग बेस 2 जो वो कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का। तो देखिए, जो लॉग बेस 2 होता है, आमतौर पर जो हम लॉग कैलकुलेट करते हैं उसकी बेस 10 होती है, और लॉग बेस 2 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी नंबर का अगर आपने लॉग बेस 2 कैलकुलेट करना है तो लॉग बेस 2 इक्वल होता है
log बेस 10, उस नंबर का हम log बेस 10 जो कैलकुलेट करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं log बेस 10 ऑफ 2 के साथ। यानी ये फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी नंबर का अगर आप जनरेट करना चाहते हैं जो वो log बेस 2, तो फिर उसका फॉर्मूला ये है कि आप log बेस 10 ऑफ 2 के साथ जो आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका log बेस 2 जो वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ ये देखें जो वो यही काम उसने किया है कि उसने एक नंबर जो वो ले लिया है n, जिसके अंदर उसने वैल्यू एंटर करनी है और उसके बाद ये हमारा रिज़ल्ट है। नंबर एंटर करने के बाद log, यहाँ पर सिंपल जब हम log लिखेंगे तो ये log बेस 10 जो वो कैलकुलेट करेगा। तो log बेस 10 ऑफ n डिवाइड बाई log बेस 10 ऑफ 2.0। तो जब हम log बेस 10 ऑफ 2.0 को हम log ऑफ n के साथ डिवाइड करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस 2 के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसको जो फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा।